ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ पर बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स आते हैं उम्मीदों के साथ। आईएएस बनने की तैयारी करने के लिए आते हैं, कुछ आईपीएस में सेलेक्ट होना चाहते हैं। और इसी जगह, जी हाँ, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर, वहाँ पर आते हैं, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से यही ओल्ड राजेंद्र नगर खबरों में है, और किसी अच्छी वजह से नहीं है, बल्कि इस वजह से है कि एक इंस्टीट्यूट, एक कोचिंग सेंटर जिसका नाम है राव कोचिंग सेंटर, उसके बेसमेंट में लाइब्रेरी थी और वो इलीगल तरीके से चल रही थी। वहाँ पर बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गए थे, नाले का पानी उस बेसमेंट में भरा और 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जान चली गई। आज सैकड़ों की तादाद में यूपीएससी के एस्पिरेंट्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं उन 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स के इंसाफ के लिए, जिनकी जान इस सिस्टम ने ले ली, इस खोखले सिस्टम ने ले ली। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ पर जो छात्र हैं, उनसे हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अपने घर परिवार से दूर आकर मेहनत करने के लिए, तैयारी करने के लिए क्या क्या परेशानी वो झेलते हैं, क्या क्या कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं? क्या नाम है? हितेश नाम है मेरा। अच्छा, तो कब से तैयारी कर रहे हैं? मेरा 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। पेपर लिखा है अभी तक? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। तो कहाँ से आए हुए हैं दिल्ली में? मैं गुजरात से हूँ। अच्छा, गुजरात से आए हैं। तो जब आप दिल्ली में यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में आए, तो सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे आपके सामने? फीस वगैरह रहेगा, रहना वगैरह रहेगा, क्योंकि सब यहाँ महंगाई इतना है। और तो रेंट कितना जाता है? 28,000 जितना है। 28,000 रेंट। हम 3 लोग हैं तो समथिंग हो जाता है कुछ 7-8 हज़ार जितना। और कोचिंग की फीस कितनी जाती है? 2.5 लाख जितना होगा, ऑप्शनल लेके सब मिला के। और स्टडी मटेरियल? वो सब बाहर से लेंगे तो वो भी इतना ही महंगा आएगा, 600-700 की एक बुक आती है वगैरह। और फिर ऑनलाइन क्लासेस? वो तो इसमें सब प्रोवाइड वो लोग करते हैं, तो इसका कुछ देना नहीं पड़ता। बाकी जो फीस है वो भी महंगा ही है ना, 2.5 लाख तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। तो मतलब महीने के 28,000 रेंट में जाएंगे, उसके अलावा तमाम स्टडी मटेरियल खरीदना होगा। हाँ, वो भी से एक्स्ट्रा पैसा उसका, मतलब मान लीजिए मंथली 30-40 हज़ार तो पड़ ही जाएगा कुछ सब लेके, जिसमें लाइट बिल वगैरह आ गया, खाने का आ गया, तो खाली रहने का ही हुआ ना, उसके अलावा सब अलग ही रहेगा। और घर में, परिवार में जो आय है, जो इनकम है, वो क्या इतनी है कि आपको इस तरीके से वो सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि मेरे फादर नहीं है, मेरा पास ज़मीन मकान कुछ नहीं है, तो जो है वो स्पॉन्सरशिप से मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या आपका सपना, ड्रीम क्या है? आईएएस का। आईएएस बनना है। आपको लग रहा है यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में आके तैयारी करके वो ड्रीम पूरा हो जाएगा? इतना तो नहीं है, बट मेहनत करेंगे। पर जो खर्चा वगैरह से देखने जाए तो वो थोड़ा मुश्किल है, बट जो मेहनत करेगा तो हो ही जाएगा, बस वही है। तो अब जो यहाँ हम परिस्थितियाँ देख रहे हैं, आप भी 1 साल हो गया आपको, क्या लग रहा है, क्या चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव होनी चाहिए? एक छात्र के तौर पर बताइए मुझे। पहले तो जो है सब अनरेगुलर जो चल रहा है, जैसे लाइब्रेरी अंडरग्राउंड है, वो उसमें कोई सेफ्टी वगैरह रहता नहीं है, पता नहीं कहाँ से इसमें जैसे आ गया पानी वगैरह सिस्टम। सेम थोड़े दिन पहले कोई इलेक्ट्रिसिटी में एक एस्पिरेंट का डेथ हो गया, वो भी सही नहीं है। और देखा जाए तो कोचिंग में भी इतना है, जो पैसा वगैरह वो भी इतना चल रहा है, तो वो भी कोई ठीक नहीं है। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष राज। अच्छा, उत्कर्ष, कहाँ से हो आप? मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ। यहाँ यूपीएससी की तैयारी के लिए आए हो? जी एम क्या है? मैम, आईएएस बनना। आईएएस बनना। देखिए, आईएएस बनने के लिए स्माइल भी आ गई है चेहरे पर। यहाँ अपने घर परिवार को छोड़कर आए हैं, क्या क्या आपके सामने चुनौतियाँ रही हैं जब यहाँ घर को छोड़कर यहाँ आए? पहले तो मैम वो लोगों की बहुत सारी मेमोरीज रहती हैं, तो वो हमेशा याद आती रहती हैं। प्लस यहाँ पे इतनी मतलब करप्शन टाइप का सिस्टम है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब करप्ट हो चुके हैं। मतलब ये लोग बिना सेकेंड हैंड पैसा लिए हुए कुछ काम करेंगे ही नहीं। स्टार्टिंग में आया था, रूम खोजना था, मैं रूम खोजने के लिए भी ब्रोकर के पास जाओ, डायरेक्ट रूम तो कभी मिलता ही नहीं है यहाँ पे। सेकेंडली वो लोग ब्रोकर चार्ज करते हैं, 1 महीने का चार्ज कर लेते हैं। हमारा अगर 20,000 रेंट है तो 20,000 पूरा नेट एकदम वो लोग ले लेते हैं। और मतलब शिकायत करो समय समय पे तो वो लोग मतलब आप बोलते हैं अपने देख लो, ये कर लो, वो कर लो, तो डिफ़िकल्टी होते रहती है हम लोगों को बहुत। मतलब
फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम होती है। फाइनेंशियली तो मैम प्रॉब्लम होती है, बाकी तो हम लोग एडजस्ट कर ही लेते हैं। खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? यशवंत सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ, आरा से। अच्छा, तो यहाँ यूपीएससी की तैयारी के लिए यस मैम। कितना टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए? मेरे को 2 साल हो गए मैम। 2 साल हो गए। यस मैम। पेपर लिखा अभी तक? यस मैम, एक बार लिखा मैंने। तो 2 साल में दिल्ली में क्या देखा आपने? मैम दिल्ली में ये चीज़ है, जैसे हम लोग का अभी का स्लोगन है आई वांट टू ब्रीथ। मैम यहाँ पे सिस्टम ऐसा हो चुका है कि यहाँ पे ऊपर से नीचे तक करप्शन एकदम जकड़ के रखा हुआ है। हम लोग सिस्टम बेसुध होकर सोया हुआ है। हम लोगों को सीपीआर देने की ज़रूरत है। हम लोग फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हैं एंड वो सीपीआर हम ही लोग दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती है रेंट की। रेंट, सीवेज सिस्टम के सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वायर के यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ों को प्रॉब्लम है और ये चीज़ हर बार जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ की एमसीडी है, वो हर बार इग्नोर करती है। इस चीज़ को हम लोग को सामने लाना होगा, क्योंकि हम लोग स्कूल गोइंग स्टूडेंट नहीं हैं। हम लोग ये चीज़ यहाँ पे सब ग्रेजुएटेड इंजीनियर हैं, मैं खुद इंजीनियर हूँ। यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिशनर, लॉयर्स हैं, सब यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम लोग सामने नहीं रखेंगे, आज जो जिनकी डेथ हुई है उनके माँ बाप खोजते हुए आ रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की ये जो डाटा है इसको क्लियर नहीं कर रहा है कि कितने बच्चों का डेथ हुआ है। उन माता पिता की जगह पे अगर हमारे माता पिता रहते, वो खोजते हुए हमें आते, 2 मिनट के लिए सोचते भी हैं, हम लोग का रूह सिहर जाता है मैम। तो ये चीज़ को लेके आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग को कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम लोग बस शांति तौर पे पीसफुली हम लोग बस ये चीज़ मिरर दिखाना चाहते हैं इस देश की जनता को कि हम लोग ये किस सिचुएशन में कैसे यहाँ पर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, और इस चीज़ को हम लोग देश के सामने बस ट्रांसपेरेंसी के थ्रू रखना चाहते हैं बस। तो यहाँ जिस तरीके से आप सिस्टम की कमियां बता रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि आप पिछले 2 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं वो टॉप टू बॉटम करप्शन की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने कभी मिलकर शिकायत करने की कोशिश की? मैम अभी ये जो इंसिडेंट हुआ था, इससे पहले ही एक स्टूडेंट ने लेटर ऑलरेडी डाल चुका था। इसका अभी कल ही पार्लियामेंट में इस पे इशू भी हुए, इस पे उठा भी है, लेटर को सामने रखा भी गया है ऑन द टेबल पार्लियामेंट में। इस चीज़ का इशू ऑलरेडी उठ चुका था। स्टूडेंट लेटर लिख चुके थे कि यहाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको इग्नोर किया है। और यहाँ इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की जान की कीमत मुआवजा नहीं हो सकता है। हमारी डिमांड जरूर है कि जो भी बच्चों की डेथ हुई है उनको मुआवजा मिले, लेकिन सबसे पहले आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। जिसने भी ये किया है, हमेशा बड़ी मछली को छोटी मछली को पकड़ वो बलि दे दिया जाता है। हमें बड़ी मछली को पकड़ना पड़ेगा। हमें ये अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा कि ये किसकी वजह से हुआ, और यही चीज़ के लिए हम लोग आज इतनी गर्मी में यहाँ पे 3 दिन 4 दिन से लगे हुए हैं। एक और जो कई सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात की, वो कहते हैं कि जो रूम्स मिलते हैं वो बहुत छोटे छोटे बना दिए गए हैं अब लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसमें अकोमोडेट कर दें। और ऐसे में स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि उनके लिए ठीक से रहकर तैयारी करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। क्या इस तरह की प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं? मैम ये पूरा एक नेक्सस है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक्चुअली जैसे मैं यहाँ पे 2 साल से रह रहा हूँ, इसमें ये नेक्सस ऐसे वर्क करता है कि अगर आप 1 साल किसी मकान में रहते हैं, तो आपका जो मीडिएटर होता है वो ऑनर से आके बात करता है कि अच्छा आप 20,000 ले रहे हैं इस स्टूडेंट से, आप इसको निकालिए, मैं न्यू स्टूडेंट को लाऊंगा, वो 24 देगा, और उसके बदले में उसको हाफ ऑफ द रेंट मिलता है 15 दिन का। तो वो अगले ही दिन आता है मकान मालिक, वो बोलता है या तो आप मेरा 2,000 या 3,000 15%, 10 से 15% या 20% तक इंक्रीमेंट रेंट किया जाता है। उसके हिसाब से वो रेंट इंक्रीमेंट करते हैं, नहीं तो बोलते हैं कि आप वो रूम छोड़ दीजिए। और जहाँ तक वेंटिलेशन की बात है, रूम में ना वेंटिलेशन होती है। मिनिमम जो फैसिलिटी होनी चाहिए एक इंसान को रहने के लिए, वो चीज़ भी नहीं प्रोवाइड किया जाता है उस पैसे में। मतलब लैंडलॉर्ड्स पर भी सवाल है? यस मैम, क्योंकि इनका नेक्सस चलता है नहीं, क्योंकि जहाँ भी इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जुड़ा रहेगा वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। यहाँ पे जब तक बिना ब्रोकर के रूम ही नहीं देते ओनर लोग, ये अपना ही चला के रखे इन्होंने। इनको अगर सिक्योरिटी दे देते हैं, बिना नोटिस के खाली कर देते, तो सिक्योरिटी अपने पास रख लेते हैं। इनको नोटिस दो पहले 1 महीने का, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो हमको देना पड़ता है। और छोटे छोटे रूम को बड़े रूम जो इन्होंने बना रखे उनको प्लाई लगा के छोटे छोटे रूम बना के उनको बच्चों को देते हैं फिर, तो उससे बहुत बड़ी दिक्कत फेस होती है। और बाकी तो ये कोचिंग माफिया चल ही रहा है। आप यस मैडम। यूपीएससी एस्पिरेंट हैं? यस मैडम। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मैं यहाँ पे एक नया एस्पिरेंट हूँ। अच्छा, नए एक्सपीरियंट है। यस मैडम। तो कहाँ से आए हैं आप? यूपी से।
तो यहाँ पर क्या आपको मुश्किलें सामने आई हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं? देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों के करियर के साथ, उनके हेल्थ के साथ, उनके पूरे समस्याओं के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके करियर के साथ। पहली बात, यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। यहाँ पर जो बच्चे नए आते हैं उनको रूम के लिए बहुत सारा परेशानियाँ ढूंढना पड़ता है। जैसे यहाँ पर जैसे बच्चे आते हैं, बहुत सारे यहाँ ब्रोकर हैं, वो पहले अपना डिमांड करते हैं पैसे के लिए। जैसे 10,000 15,000 उनको ब्रोकर चाहिए, तभी रूम दिलाने के लिए तैयार होते हैं, अन्यथा वो रूम नहीं दिलाते। क्योंकि पूरे रूम को, पूरे यहाँ के एरिया को अपने अंडर रखे रहते हैं। अपने सभी रूम के ऑनर को नंबर लेकर अपने अंडर रखे रहते हैं। कोई भी बच्चा जाकर डायरेक्ट रूम नहीं ले सकता। चलिए, यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैम रंजन कुमार है। अच्छा, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं? जी मैम। कहाँ से हैं? मैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से हूँ। अच्छा, तो दिल्ली में तैयारी करने के लिए आए, आपने दिल्ली को ही क्यों चुना? क्योंकि फैसिलिटी सब यहीं पे थी। जितने भी बड़े नाम थे, जितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन से जहाँ से टॉपर आ रहे थे, सब लोग यहीं पे थे, इसलिए मैंने दिल्ली को चुना। दिल्ली में ऐसे कौन से ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे फैकल्टी है जिनको देखकर सुनकर आपको लगा कि दिल्ली चलना चाहिए? मैम, जब मैं यहाँ पे आया था 2018-19 में, तो उस समय ऐसे सोशल मीडिया का प्रभाव ज़्यादा था नहीं। तो ज़्यादा प्रभाव न होने की वजह से मैंने ऐसे कोई किसी टीचर या किसी मतलब इन्फ्लुएंसर को देख कर मैं यहाँ पे नहीं आया था। मैंने खुद से एनालाइज करके, जब मैं 11th-12th में था, तभी से मेरी सपना थी कि मैं IAS बनूँ, और उसी को सोच कर मैं यहाँ आया था। किसी टीचर और इन्फ्लुएंसर के दबाव में मैं नहीं आया था यहाँ पे। तो तैयारी करते हुए काफ़ी समय निकल गया है। हाँ। और आप काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल मैम, मैं काफ़ी तो समय से हूँ। बच्चे जो है बहुत सारी शिकायतें कर रहे हैं। हाँ, शिकायतें तो बहुत हैं मैम। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप आ रहे हैं, तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो ब्रोकर को लेकर है। जैसे आप आए, किसी का रूम लिए, तो आपको सबसे पहले कि जितना आप रूम का रेंट दे रहे हैं उतना आपको एक बार ब्रोकर को भी देना होगा, तो उसमें सुधार की ज़रूरत है। दूसरी जो चीज़ है सर मैम, 21 दिन का कमीशन। दूसरी चीज़ है जो मैम है कि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो लगभग गवर्नमेंट के द्वारा जो फिक्स रेट है वो 6 रुपया या 7 रुपये पर यूनिट है। बट यहाँ के जो ब्रोकर लोग हैं या फिर यहाँ का जो रूम रेंट वाले मालिक हैं, जो रूम ऑनर हैं, वो लोग यहाँ पे बच्चों से 13 और 14 रुपये तक वसूलते हैं इसमें। तो ये भी एक समस्या है। दूसरी समस्या जो मैम है लाइब्रेरी को लेकर है। लाइब्रेरी ज़्यादातर बेसमेंट में चलती है और उसको लेकर रेगुलेशन सही से नहीं है मैम। और जो भी रेगुलेशन है या फिर जो NOC मिली हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको फॉलो भी सही से नहीं किया जाता है। और तीसरी बात मैम, जो रोड पे जल जमाव की जो समस्या होती रहती है ना मैम, तो जल जमाव की समस्या में जो सबसे बड़ी दोषी है जो यहाँ की जो लोकल प्रशासन है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है मैम, वो है। तो आप इसमें सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूशन को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं, वो तो कहीं ना कहीं अपने तरीके से जिम्मेवार हैं ही, लेकिन ओवरऑल जो गवर्नेंस है इस इलाके की और इस इलाके के जो लोग हैं, जो यहाँ के टैक्स से पलते हैं या फिर यहाँ के टैक्स लेकर सरकार ले तो लेती है। जैसे मान लीजिए एज ए स्टूडेंट हम लोग 18% GST देते हैं, लेकिन उसके बदले में सरकार हम लोग को क्या दे रही है? यहाँ की आप इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी एजुकेशन वाले इलाके हैं, खास करके आप यहाँ देखिए या मुखर्जी नगर देखिए, यहाँ पे सरकार पैसे तो ले रही है हम लोगों से, टैक्स के रूप में पैसे तो ले रही है, लेकिन उसके जगह पे हम लोगों को क्या सुविधाएं मिलती हैं? शायद दिल्ली की जो सबसे ख़राब सुविधाएं हैं इसी इलाके में है। तो उसको सुधार करने की ज़रूरत है और सरकार इसके लिए कम से कम एक लॉ तो बनाए कि पैसे जब आप हमसे इतना ले रहे हैं तो उसके बदले आप कुछ हमको तो फैसिलिटी दीजिएगा, उसके बदले में आप क्या सर्विस दे रहे हैं? तो ये कुछ भी सर्विसेज वैसी नहीं है। तो यहाँ पर सुविधाओं को लेकर जो दिक्कतें हैं वो लोग खुलकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि काफ़ी परेशानियां हैं। क्या नाम है आपका? सोनम। अच्छा, आप UPSC एस्पिरेंट हैं? हाँ, 3rd अटैम्प्ट, मतलब 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम अक्षरधाम से। अच्छा, यहीं NCR, दिल्ली NCR में? हाँ, मतलब यहाँ कोचिंग करते हैं, अक्षरधाम पे रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ कोचिंग सेंटर में क्या ऐसा लगता है आपको कि सुधार होने की ज़रूरत है? एक तो देखो मानसून के सीज़न में तो पानी मतलब यहाँ तक तो कॉमन है और छुट्टी संडे तक की तो होती नहीं है, और लाइब्रेरीज तो 95% हम लोग की बेसमेंट में ही होती हैं। और तो मतलब जो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट यहाँ पे चल रहे हैं उन सबकी लाइब्रेरीज बेसमेंट में है? मतलब मैक्सिमम बेसमेंट में ही है। मेरी खुद बेसमेंट में थी। कौन से इंस्टीट्यूट में हो? नाम ले सकते हैं? नाम नहीं ले सकते हम, लेकिन मेरी खुद बेसमेंट में थी, यही बाजीराम के पीछे ही है। और वहाँ भी बायोमेट्रिक ही होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो मतलब नॉर्मल गेट हो जाता है, वो ये होता है। बेसमेंट में ही थी मेरी भी। और बारिश में तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम बहुत होती है। बारिश में संडे की भी कोचिंग की छुट्टी नहीं होती है। हाँ, तो SSM लाइब्रेरी थी मेरी। मतलब लाइब्रेरी को लेकर एक बड़ा इशू है। हाँ, और जो पानी भर जाता है आने जाने में तो दिक्कत, घूम घूम के बच्चे आते हैं, यहाँ से वहाँ जाने के लिए ऑटो करते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम तो कॉमन ही है।
तो देखिए यहाँ पर जो ड्रेनेज की समस्या है उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको आने जाने में प्रॉब्लम होती है, और बच्चों का ये कहना है कि ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही है, और जब बरसात का मौसम आता है, जब मानसून आता है, तो पानी यानी कि जल भराव की जो समस्या है वो ओल्ड राजेंद्र नगर में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, जिस वजह से लोग परेशान होते हैं, आम जनता परेशान होती है। और इस बार जो हुआ उसकी वजह से 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जान चली गई। यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर में हमने कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स से बात की, उन्होंने तमाम समस्याएं हमें गिनाई हैं, चाहे वो रूम रेंट को लेकर हो, चाहे वो ब्रोकरेज को लेकर हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर हो, रूम के साइज़ को लेकर हो, वेंटिलेशन को लेकर हो, कोचिंग सेंटर्स को लेकर हो, सुविधाओं को लेकर हो। इन तमाम समस्याओं को सरकारों को सुनना चाहिए और इनके समाधान के लिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। ये एक उम्मीद है और उम्मीद करते हैं ये उम्मीद जल्दी पूरी हो। और ये जो एस्पिरेंट्स आज यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं इंसाफ के लिए, उन 3 स्टूडेंट्स की मौत के इंसाफ के लिए, जिनकी जान जो है वो सिस्टम ने ले ली, क्योंकि गंदे नाले का पानी बेसमेंट में भर गया और वो बेसमेंट में लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और वो निकल नहीं पाए और उनकी जान चली गई। उनके इंसाफ के लिए बैठे हैं और ये इंसाफ की लड़ाई अब और आगे बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ हंगर स्ट्राइक भी शुरू हो चुकी है। तो देखना होगा कि सरकार कब इन एस्पिरेंट्स की बात सुनती है और इनकी समस्याओं के समाधान को लेकर आगे आती है। कैमरा पर्सन कोयल के साथ अनुराधा तंवर, दिल्ली तक।